कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इसका भाग तीसरा भाग है। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। अब आज हम इस अध्याय के अंतर्गत भाग 3 के अंदर सैयद वंश पढ़ेंगे, यानी तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगला वंश कौन सा है? सैयद वंश। सैयद वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था? 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? सैयद वंश। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी था, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी। तो इस तैमूर लंग ने दिल्ली पर अधिकार करके, किस पर? दिल्ली पर अधिकार करके इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खिज्र खान। किसका? तैमूर लंग का ही क्या था? सेनापति, जिसका नाम क्या था? खिज्र खान। इस खिज्र खान को तैमूर लंग ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने सेनापति खिज्र खान को तैमूर लंग ने अपना क्या नियुक्त किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। फिर इसी खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? सैयद वंश की। तो देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया? खिज्र खान। खिज्र खान ही सैयद वंश का संस्थापक था और खिज्र खान ही सैयद वंश का पहला शासक था। इस खिज्र खान ने खिज्र खान ने 1414 से 1421 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कब से कब तक? 1414 से 1421 ईस्वी तक। और इस खिज्र खान ने अपने शासन काल में न तो किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण की, और न ही इसने अपने नाम के कोई सिक्के चलाए थे। सिक्के भी नहीं चलाए थे। किसने? खिज्र खान ने। फिर इस खिज्र खान के बाद में शासक बना था कौन? इसका पुत्र मुबारक शाह। खिज्र खान के बाद में शासक कौन बना? मुबारक शाह। 1421 से 1433 तक। खिज्र खान के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह। कब से कब तक? 1421 से 1433 तक। इस मुबारक शाह ने सर्वशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वशाह की तो उपाधि धारण की थी। और इसने अपने नाम के क्या चलाए थे? सिक्के भी चलाए थे। अपने नाम के क्या चलाए थे? सिक्के। फिर इस मुबारक शाह के बाद में इसका पुत्र शासक बना था मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद में शासक कौन बना सैयद वंश का? मोहम्मद शाह। कब से कब तक? 1433 से 1443 तक। और इस मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाही नामक सिक्के चलाए थे। मोहम्मद शाही नामक क्या चलाए थे? सिक्के। फिर इस मोहम्मद शाह के बाद में सैयद वंश का अगला शासक था आलम शाह। और ये सैयद वंश का क्या था?
सैयद वंश का अंतिम शासक था ये, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन? आलम शाह। और इस आलम शाह ने 1451 ईस्वी में अपनी स्वयं की इच्छा से, यानी खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से राजगद्दी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। यानी राजा का जो पद था वो छोड़ दिया था, स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से राजगद्दी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। तो देखिए सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1443 से 1451 तक। दिल्ली का सुल्तान कौन था? आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का क्या था? अंतिम शासक, जिसने 1451 ईस्वी में अपनी स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से राजगद्दी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। इस प्रकार भारत पर 1414 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? सैयद वंश का। तो देखिए सैयद वंश का संस्थापक या पहला शासक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। या सैयद वंश की स्थापना कब हुई, किसने की थी? 1414 ईस्वी में किसने की थी? खिज्र खां ने। खिज्र खां ही सैयद वंश का संस्थापक या पहला शासक था, जिसने अपने शासन काल में न तो कोई उपाधि धारण की, न किसी प्रकार के उसने सिक्के चलाए। इसका शासन काल 1414 से 1421 तक। इसके बाद सैयद वंश का अगला शासक मुबारक शाह 1421 से 1433 तक। इसने सर्वशाह की उपाधि भी धारण की थी और अपने नाम के क्या चलाए थे? सिक्के भी। इसके बाद सैयद वंश का अगला शासक मोहम्मद शाह 1433 से 1443 तक। इसने मोहम्मद शाही नामक क्या चलाए थे? सिक्के अपने नाम के, खुद के नाम पर। फिर इसके बाद में सैयद वंश का अगला शासक आलम शाह। आलम शाह है, इसका शासनकाल 1443 से 1451 तक। और ये सैयद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और 1451 ईस्वी में इसने अपनी स्वयं की इच्छा से राजगद्दी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। अब उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सैयद वंश के बाद अगला जो वंश है वो था लोधी वंश। अगला वंश कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया था? 1451 से 1526 तक। आप देखिए इस लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह, उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी को छोड़ दिया था। जैसे ही आलम शाह ने दिल्ली की राजगद्दी को छोड़ा, तब एक अफगान शासक था जिसका नाम क्या था? बहलोल लोधी। इस बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार। और अधिकार करके ये दिल्ली का क्या बन गया था? सुल्तान। बहलोल लोधी के सुल्तान बनने से भारत में तुर्कों के बाद, इसके बाद तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। अफगान साम्राज्य की क्या हुई थी? शुरुआत। यानी भारत में पहली बार अफगानों का शासन प्रारंभ हो गया था। कब? 1451 ईस्वी में। तो लोधी वंश का संस्थापक या पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। इस बहलोल लोधी ने अपने शासन काल में बहलोली सिक्के चलाए थे अपने नाम के। कौन से सिक्के चलाए थे? बहलोली सिक्के चलाए थे। फिर देखिए इस बहलोल लोधी ने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया था। बहलोल लोधी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 38 वर्षों तक इसने शासन किया था। और 38 वर्षों तक शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में, कब? 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की
क्या हो गई थी, मृत्यु, यानी मर गया था। कब? 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की क्या हो गई, मृत्यु। फिर बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अगला जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन था, सिकंदर लोदी। कब से कब तक, इसकी मृत्यु कब हुई, 1489 में। तो 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान कौन था, लोदी वंश का कौन सा सुल्तान था, सिकंदर लोदी। आप देखिए बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था निजाम शाह। क्या नाम था, यानी सिकंदर लोदी का बचपन में नाम क्या था, निजाम शाह। इस निजाम शाह ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके, कौन सी उपाधि धारण की थी, सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके, और फिर सिकंदर लोदी के नाम से, किस नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से ये दिल्ली का क्या बना था, सुल्तान। कब, 1489 ईस्वी में। यानी सिकंदर लोदी का बचपन में नाम क्या था, निजाम शाह। फिर इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, सिकंदर शाह की। और किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था, सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली का क्या बना था, सुल्तान। आप देखिए इस सिकंदर लोदी का न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार प्रसिद्ध था, राजस्व सुधार प्रसिद्ध था। यानी एक तो इसका न्याय करने का जो तरीका था, न्याय करने की जो प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। और एक इसने राजस्व में जो सुधार किए, राजस्व के सुधार के रूप में जाना जाता है, कौन, सिकंदर लोदी। कैसे की इसने राजस्व सुधार, कि इसने पहले भूमि की क्या करवाई, माप करवाई। भूमि की क्या करवाई, माप। और फिर भूमि की माप करवा के फिर इसने उस पर भूमि कर निश्चित किया। जितनी भूमि की नाप होती थी, माप होती थी, उसी के आधार पर इसने भूमि कर निश्चित किया। इसलिए इसका राजस्व सुधार प्रसिद्ध था कि इसने पहले भूमि की माप की और फिर भूमि कर निश्चित किया। इसके अलावा इस सिकंदर लोदी ने भूमि का नाप करने के लिए अपने शासनकाल में एक गज भी चलाया था, एक गज भी चलाया था, गज प्रारंभ किया था, जिसमें 30 इंच होते थे। कितने इंच होते थे, 30 इंच होते थे, जो इतिहास में सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिकंदरी गज के नाम से। देखो ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पार्ट से भी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, सिकंदरी गज क्या है, सिकंदरी गज क्या है। तो सिकंदरी गज है वो सिकंदर लोदी द्वारा प्रारंभ किया गया एक गज था, या सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया एक गज था, जिसमें प्राय 30 इंच होते थे, जो भूमि के मापने के काम में आता था। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिकंदरी गज किसने चलाया था, सिकंदर नाम से पता चल रहा है सिकंदरी गज है वो सिकंदर लोदी ने चलाया था। या सिकंदर लोदी ने कौन सा गज प्रारंभ चलाया था, कौन सा गज प्रारंभ किया था, तो वह है कौन सा, सिकंदरी गज। अब उसके बाद में देखिए इस सिकंदर लोदी ने इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर व धौलपुर के जो शासक थे उन शासकों पर नियंत्रण करने के लिए, यानी उनको अपने अधिकार में या नियंत्रण में रखने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। इस नगर की, आगरा नगर की स्थापना, आगरा है वो उत्तर प्रदेश में है, जहां पर आपने सुना होगा ताजमहल बना हुआ है। उस आगरा नगर को बसाने वाला या उस आगरा नगर का संस्थापक है वो कौन था, उसका संस्थापक सिकंदर लोदी ही था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। सिकंदर लोदी ने कब और कौन से नगर की स्थापना की थी, या कौन सा नगर बसाया था,
तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया था या आगरा नगर की स्थापना की थी और फिर इसी आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी क्या बना ली थी, राजधानी भी बना ली थी। फिर देखिए नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की क्या हो गई थी, मृत्यु। कब? नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई, नवंबर 1517 में। अब देखिए ये जो सिकंदर लोदी है ये गुलरू खान के नाम से, इसका उपनाम क्या था, गुलरू खान। गुलरू खान के नाम से अपनी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी है वो किस नाम से कविताएं लिखता था, गुलरू खान के नाम से कविताएं लिखता था। यानी कविताओं के अंतर्गत वो अपना नाम क्या लिखता था, गुलरू खान। अब उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का जो अगला शासक है, अगला जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। अगला शासक है कौन, लोदी वंश का अगला शासक इब्राहिम लोदी। कब से कब तक, सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई 1517 से 1517 में, तो 1517 से 1526 तक लोदी वंश के कौन से शासक ने दिल्ली पर शासन किया था, इब्राहिम लोदी ने। तो देखिए इब्राहिम लोदी है ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का क्या था, पुत्र था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी क्या बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनते ही मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम आपने सुना होगा, इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, राणा सांगा या महाराणा सांगा। इस राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में, खातौली पड़ता है बूंदी जिले में, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। किसने, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। कब, 1517 ईस्वी में। कौन से युद्ध में, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, पराजित को। खातौली कहां पड़ता है, बूंदी जिले में। उसके बाद फिर इस राणा सांगा ने अगले वर्ष यानी 1518 में बाड़ी के युद्ध में, ये बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। कौन से जिले में पड़ता है, धौलपुर में। बाड़ी के युद्ध में फिर से इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। यानी कहने का मतलब है राणा सांगा ने 1517 में खातौली के युद्ध में और 1518 में बाड़ी के युद्ध में दो बार इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के सुल्तान को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, जिससे इब्राहिम लोदी की शक्ति और जो सत्ता थी वो क्या हो गई थी, कमजोर। और फिर उसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, फरगना का एक शासक था, विदेशी शासक जिसका नाम था बाबर। इस बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था, पराजित। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध फरगना के शासक बाबर
वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, पराजय नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था, और ये युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जितने भी शासक थे, उनमें से इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, युद्ध के मैदान में मर गया था। इस प्रकार भारत में लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। कब? 1526 ईस्वी में। और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। कौन से साम्राज्य की? मुगल साम्राज्य की। 1526 ईस्वी में भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या था? मुगल साम्राज्य। और इस मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और इसी मुगल साम्राज्य के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो दिल्ली सल्तनत हमने अभी पढ़ा है 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब देखिए, एक बार में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख जो राजवंश थे, जो वंश थे, उनके नाम, उनके संस्थापक और उनके अंतिम शासकों के बारे में फिर से बता रहा हूं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। फिर गुलाम वंश के बाद अगला वंश है, गुलाम वंश के बाद, ये गुलाम वंश हो गया। फिर गुलाम वंश के बाद में अगला वंश खिलजी वंश, 1290 से 1320। फिर खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश है वो 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। और सैयद वंश के बाद अंतिम वंश लोदी वंश, 1451 से 1526 तक। अब देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक या पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। फिर अगला वंश है कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक या पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक। फिर तुगलक वंश का संस्थापक या पहला शासक
गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक। और इसी तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। फिर इस सैयद वंश का संस्थापक या पहला शासक खिज्र खान। और इसी सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह, जिसने 1451 ईस्वी में अपनी स्वयं की इच्छा से राजगद्दी का त्याग कर दिया था। फिर लोधी वंश का संस्थापक या पहला शासक बहलो लोधी, जो भारत पर शासन करने वाला पहला अफगानी साम्राज्य, जिसने भारत पर अफगानी साम्राज्य की शुरुआत की थी। और फिर इसका लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था और भारत में एक नए राजवंश या एक नए साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना। इस प्रकार दिल्ली पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इन वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान, जो तैमूरलक का सेनापति था। अंतिम शासक आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पराजित कर दिया था। और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना। आप देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रशासन यानी दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, उसके बारे में ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है इस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, शासन व्यवस्था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे बड़ा जो पद होता था, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो होता था सुल्तान, यानी शासक। शासक को क्या कहते थे? सुल्तान। सुल्तान की पदवी दी गई थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में ये सुल्तान की जो उपाधि है, ये सुल्तान की उपाधि है वो सर्वप्रथम तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक या पहला जो शासक था वो था महमूद गजनवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। आप देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान ही सर्वसर्वा होता था। सुल्तान ही सर्वसर्वा का मतलब सुल्तान ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सुल्तान ही प्रधान न्यायाधीश होता था। न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सुल्तान ही। सुल्तान ही प्रधान न्यायाधीश और सुल्तान ही राजनीतिक प्रमुख होता था। कोई भी राजनीतिक फैसला लेता था तो वो कौन लेता था? सुल्तान। और सुल्तान ही मजहब का मतलब होता है धार्मिक प्रमुख होता था, धर्म का प्रमुख होता था।
मजहब का प्रमुख होता था। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि सुल्तान ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सुल्तान। सबसे बड़ा न्यायाधीश भी सुल्तान, सबसे बड़ा राजनीति का प्रमुख भी सुल्तान, सबसे बड़ा धर्म का प्रमुख भी कौन होता था? सुल्तान। फिर सुल्तान के बाद में होते थे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में अमीर। अमीर है सुल्तान की शक्ति पर अमीरों का प्रभाव रहता था। किसका प्रभाव रहता था? अमीरों का प्रभाव रहता था। यानी सुल्तान है वो अमीरों के नियंत्रण में रहता था। हालांकि सुल्तान ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था, लेकिन सुल्तान है वो अमीरों के प्रभाव में, अमीरों की बात मानता था, अमीरों का कहना मानता था। अमीरों के दो वर्ग थे दिल्ली सल्तनत में। अमीरों के कितने वर्ग थे? दो वर्ग। एक तो था तुर्क अमीर और एक थे गैर तुर्क अमीर। यानी एक तो परंपरागत कट्टरवादी अमीर थे और दूसरे क्या थे? गैर तुर्क अमीर, जो बाद में बने थे, और ये परंपरागत कट्टरवादी तुर्क अमीर थे। तो अमीरों के कितने वर्ग थे? दो वर्ग। एक तो तुर्क अमीर और एक गैर तुर्क अमीर। अब देखिए सुल्तान की योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? सुल्तान की योग्यता के आधार पर दरबार में अमीरों का प्रभाव कम ज्यादा होता रहता था। अगर सुल्तान योग्य है, शक्तिशाली है, मजबूत है, तब दरबार में अमीरों का प्रभाव क्या रहता था? कम रहता था। कैसी स्थिति में? अगर सुल्तान शक्तिशाली है, बहादुर है, वीर है, तब ऐसी स्थिति में अमीरों की दरबार में ज्यादा नहीं चलती थी, उनका प्रभाव बहुत कम होता था। लेकिन जब सुल्तान यानी शासक अयोग्य होता था, क्या होता था? अयोग्य, तो उस समय अमीरों का प्रभाव क्या रहता था? ज्यादा रहता था। अमीर उस पर हावी रहते थे, दरबार में अमीरों की ही चलती थी। जैसे कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विरोधियों पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश जारी किए थे। उस आदेशों के अंदर उसका पहला आदेश क्या था? पहला आदेश यही था कि अमीरों की संपत्ति को जब्त करना, और उसका चौथा आदेश क्या था? अमीरों के परस्पर आपस में मिलने पर उस पर क्या लगा दी थी? रोक। इसका मतलब शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था। इसलिए जो शासक योग्य होता था तो उसमें अमीरों का प्रभाव दरबार में बिल्कुल कम होता था, और अगर शासक या सुल्तान अयोग्य होता तो उस समय अमीर उस पर हावी हो जाते थे, अमीर अपनी मनमानी करते थे, और अमीरों का प्रभाव क्या रहता था? ज्यादा। और सुल्तान और अमीरों के बाद दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में एक मंत्री परिषद होती थी। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में क्या होती थी? मंत्री परिषद। और उस मंत्री परिषद का नाम क्या था? मजलिस-ए-खिलवत। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद होती थी, जिसको क्या कहते थे? मजलिस-ए-खिलवत। देखो ये भी यहाँ पर 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। मजलिस-ए-खिलवत क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद को मजलिस-ए-खिलवत कहते थे। और इस मजलिस-ए-खिलवत नामक मंत्री परिषद के 4 स्तंभ थे। इसके 4 क्या थे? स्तंभ, कार्यों में सहयोग करने के लिए। एक तो था वजीर, एक था आरिजे मुमालिक, वजीर, आरिजे मुमालिक, एक दीवाने हिंसा और एक था दीवाने रिसालत। ये इसके 4 क्या थे? स्तंभ। वजीर, पहला वजीर, दूसरा आरिजी मुमालिक, तीसरा दीवाने इंसा और चौथा दीवाने रिसालत। ये 4 इसके सहयोगी
कार्यालय थे, किसके? मंत्री परिषद के। आप देखिए वजीर का जो कार्यालय था, वजीर का कार्यालय है वो दीवाने ए विजारत कहलाता था। देखो ये भी यहाँ पर 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकता है दीवाने ए विजारत क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में वजीर का कार्यालय, इसका कार्यालय, वजीर का जो ऑफिस होता था, कार्यालय होता था, उसको क्या कहते थे? दीवाने ए विजारत। और ये वजीर है, इसको वित्त विभाग भी कहा जाता था, वित्त विभाग भी कहा जाता था, या ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था, या इस वजीर को हम प्रधानमंत्री भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। और इस वजीर की सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए मुस्तोफी, खजीन और मजम आदार नामक 3 सहायक कर्मचारी होते थे। क्या होते थे? 3 सहायक कर्मचारी। मुस्तोफी है, ये होता था महालेखा परीक्षक, हिसाब किताब करने वाला। खजीन है, ये होता था खजांची। और मजन आधार है, ये कौन होता था? हिसाब का संग्रहण करता, हिसाब को इकट्ठा करने वाला। तो वजीर का विभिन्न कार्यों में सहायता या सहयोग करने के लिए कौन कौन से कर्मचारी होते थे? मुस्तोफी, खजीन और मजन आधार, ये 3 सहायक कर्मचारी होते थे। मुस्तोफी कौन होता था? महालेखा परीक्षक। खजीन कौन होता था? खजांची, खजाने का मालिक। मजन आधार कौन होता था? हिसाब का संग्रहण करता है, हिसाब को संग्रहण करने वाला। फिर उसके बाद में एक होता था दीवाने इंसाफ। ये दीवाने इंसाफ कौन होता था? ये सहायक पत्र का व्यवहार करने वाला होता था। इसका काम क्या था? सहायक पत्र का व्यवहार करना, यानी शासन के जो पत्र होते थे उनको देखना, उनका आदान प्रदान करना, पत्र का वापस से जवाब देना। फिर एक होता था दीवाने रिसालत। ये दीवानी जो रिसालत है, ये विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था, विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। दीवानी रिसालत है वो किसकी तरह कार्य करता था? विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था, विदेश मंत्री की तरह काम करता था। फिर एक होता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। धर्म विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सुदूर। धर्म विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्र उस सुदूर। और दिल्ली सल्तनत में धर्म विभाग का अलग से कोष होता था, अलग से डिपार्टमेंट होता था, अलग से विभाग होता था, जिसमें जकात से प्राप्त, जकात का मतलब होता है दान, जकात से प्राप्त धन एकत्रित किया जाता था। यानी धर्म का अलग से डिपार्टमेंट, अलग से विभाग होता था, अलग से कोष या खजाना होता था, जिसमें जकात यानी दान से जो धन प्राप्त होता था वो उसके अंतर्गत एकत्रित किया जाता था। फिर इसके बाद एक होता था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, और ये सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कुजात, या काजी उल कुजात क्या है? दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान के बाद न्याय विभाग का जो सर्वोच्च सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था।
फिर एक होता था बरीद ए मुमालिक, और ये होता था सूचना विभाग का अधिकारी, सूचना विभाग का प्रमुख अधिकारी। सूचना विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीद ए मुमालिक। अब उसके बाद में देखिए, दिल्ली सल्तनत में प्रांतों में शासन व्यवस्था, प्रांतों में शासन व्यवस्था है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही थी। यानी दिल्ली सल्तनत में जैसा शासन करने की व्यवस्था केंद्र में थी वैसे ही प्रांतों में थी। राज्यों में भी शासन की व्यवस्था कैसी थी? ये जो विभाग होते थे वैसे के वैसे विभाग किसमें होते थे? प्रांतों में होते थे। इन प्रांतों में सुल्तान द्वारा, प्रांतों में सुल्तान द्वारा प्रांतपतियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों में सुल्तान द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती थी? प्रांतपतियों की। या दिल्ली सल्तनत के प्रांतों में प्रांतपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? सुल्तान के द्वारा। और इन प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? वली या नाजिम के नाम से जाना जाता था, वली या नाजिम कहते थे। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था, जिले का राजस्व अधिकारी, वो क्या कहलाता था? सिख। उसको क्या कहते थे? सिख। जिले का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? सिख। और दिल्ली सल्तनत में युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान लूटा गया जो सामान होता था, युद्ध के दौरान लूटा गया जो धन होता था, उसको क्या कहते थे? खम्स कहते थे। खम्स क्या है? दिल्ली सल्तनत में युद्ध के दौरान लूटा गया धन क्या कहलाता था? खम्स। या दिल्ली सल्तनत में युद्ध के दौरान लूटा गया धन क्या कहलाता था? खम्स। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था थी। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सुल्तान होता था। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी। सुल्तान ही प्रधान न्यायाधीश होता था, सुल्तान ही राजनीति का प्रमुख होता था, सुल्तान ही धर्म का प्रमुख होता था। यानी कुल मिलाकर सुल्तान ही सर्वश्रेष्ठ होता था। सुल्तान के बाद अमीर होते थे। सुल्तान की शक्ति पर अमीरों का प्रभाव रहता था। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर। सुल्तान की योग्यता और अयोग्यता के आधार पर दरबार में अमीरों का प्रभाव है वो कम ज्यादा होता रहता था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में एक मजलिस-ए-खिलवत नाम की मंत्री परिषद होती थी जिसके 4 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 4 स्तंभ थे। कौन कौन से? वजीर, आरिजी मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। फिर देखिए, सुल्तान के बाद में वजीर होता था। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? दीवाने-ए-विजारत। क्या कहलाता था? दीवाने-ए-विजारत। वजीर है उसको वित्त विभाग का प्रमुख भी कहा जाता था। ये वित्त विभाग का प्रमुख भी होता था, इसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। वजीर की सहायता के लिए 3 सहायक कर्मचारी होते थे। मुस्तौफी यानी महालेखा परीक्षक, खजीन यानी खजांची, मजन आधार यानी हिसाब का संग्रह करता, ये 3 सहायक कर्मचारी होते थे। दीवाने इंसा ये शाही पत्रों का व्यवहार करता था, पत्रों का लेन देन करता था। दीवाने रिसालत ये विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था, दूसरे राज्य या प्रदेशों के साथ संबंध रखना उसकी तरह काम करता था। फिर उसके बाद में सदरुस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था जिसका अलग से कोष होता था जिसमें ज़कात से प्राप्त धन यानी दान एकत्रित किया जाता था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद सुल्तान के बाद न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात।
फिर वरीदे मुमालिक, ये सूचना विभाग का यानी सूचना का आदान प्रदान करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत में प्रांतों में शासन व्यवस्था है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही थी। जैसी केंद्र में शासन व्यवस्था थी वैसी ही प्रांतों में शासन व्यवस्था थी। प्रांतों में सुल्तान द्वारा प्रांतपतियों की नियुक्ति की जाती थी और उन प्रांतपतियों को क्या कहते थे, वली या नाजिम कहा जाता था। और जिले का जो राजस्व अधिकारी इसको क्या कहते थे, सिख कहते थे। और दिल्ली सल्तनत में युद्ध के दौरान लूटा गया सामान या जो धन होता था उसको क्या कहते थे, खम्स कहते थे। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में शासन व्यवस्था थी, इस प्रकार का दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था। अब इसके बाद हम इसी अध्याय के अंदर आगे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इससे अगले वीडियो के अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक है बाबर, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।